हेलो एवरीवन, दिस इज अनिकेत। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपका फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इसमें आपको मैं आपके जो न्यू सिलेबस है ना, न्यू सिलेबस के बेसिस पे आपको मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स का सजेशन लिया है, बहुत सारे कॉलेजेस के स्नैप टेस्ट, असाइनमेंट और वाइवा को देखा है। मतलब बच्चों से पता किया है कि क्या वो लोग क्वेश्चन में पूछते हैं। क्योंकि देखो इस बार क्या हुआ है ना, सिलेबस चेंज हुआ है। तो सिलेबस चेंज हुआ है तो कोई भी टीचर के लिए ये कह पाना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बाय द वे अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं उसका पैटर्न भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और काफ़ी बच्चों से और काफ़ी टीचर्स से मैंने बात करी, और उसके बेसिस पे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन बैंक का भी हेल्प लिया है। तो क्वेश्चन बैंक और कुछ टीचर्स और कुछ कॉलेज के स्नैप टेस्ट को मिला करके मैंने इस क्वेश्चंस को रखा है। और मुझे जहाँ तक पता है कि इस जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पक्का है कि आएगा। मतलब आप अपने एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, और अगर ये सारा क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाते हो, एकदम रट के चले जाते हो, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इवन आप टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है कि इसमें से कितना क्वेश्चन लगेगा, लेकिन जो होता है एक अनुमान कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि 110% यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ज़रूर है कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको पढ़ के जाना चाहिए। अगर अभी तक आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पढ़ा है तो आपको पक्का ये वीडियोस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको पढ़ के जाना चाहिए फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। देखो, बात ये है कि ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन सब का आपको सॉल्यूशन हमारे ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप क्लासोलॉजी सर्च करें प्ले स्टोर में, आपको हमारा ऐप वहाँ पर मिल जाएगा। उसमें ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर में प्रोवाइडेड है। ठीक है, इवन उसमें और भी सारे वीडियोस प्रोवाइडेड है। जैसे मान लो अगर आपको फिजिक्स का कोई चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है तो उन सारे चैप्टर्स का आपको वहाँ पे वीडियो प्रोवाइडेड है। हर चैप्टर का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, हर चैप्टर का आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, हर चैप्टर का आपको बुक पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब एवरी चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के लिए हर एक चैप्टर का डिफरेंट फैकल्टी के द्वारा बनाया हुआ वीडियो है। तो आप चाहो तो एक बार हमारे ऐप पे जा करके उस चीज़ को चेक कर सकते हो। लेकिन ये सब हमारे पेड कोर्स में है, जिसका प्राइस ओनली 649 है। ये एग्ज़ाम की वजह से मैंने घटा दिया। ये प्राइस एक्चुअली में 1500 का था। ठीक है, लेकिन मैंने इसको घटा करके 649 कर दिया। ये एग्ज़ाम ऑफर है, इस वजह से ऐसे चल रहा है। अगले सेशन में फिर ये आपका फिर से अगेन 1500 का ये हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये 649 पे आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप समझें। और अगर आपको मतलब 649 बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, तो आप एक बार ज़रूर जाएं और ज़रूर जाके चेक करें। ठीक है, कंटेंट चेक करें, फिर उसके बाद आपको लेने का मन है तो ले, नहीं लेने का मन है तो कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट से आ रहा है, जिसमें कह रहा है राइट डाउन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, एक्सप्लेन एसआई सिस्टम। मतलब जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, अलग अलग जो सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट आपको पता करना है, राइट करना है, और इसमें आपको एक्सप्लेन करना है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को। ठीक है, और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 8 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे लिखना है। देखो, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट आप सबको पता है ना, एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, एसआई होता है ना, एफपीएस होता है। तो इन सारे सिस्टम जो यूनिट है ना, इन सबको आपको डिटेल में लिखना है, और उसमें एसआई यूनिट को और अच्छे से डिटेल करना है। ठीक है, तो इसको मतलब आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना होगा, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आप सोचोगे कि हाफ पेज लिख के हम आंसर कर दें तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, तो आपको डिटेल में देखना। पहला क्वेश्चन ये है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, एक्सप्लेन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये भी आपका 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें पूछ रहा है फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं।
तो पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी बताना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 गो होता है, आप सबको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आपको बताना है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मान लो अगर आप 10-15 एग्जाम्पल ले लेते हो तो आपको ऐसे ही 1-1.5 पेज का हो जाएगा नोट्स, मतलब 1-1.5 पेज का आंसर आपका हो जाएगा और आपको अच्छे प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जितना भी क्वेश्चन है ना, इन सब को मैंने वीडियो लेक्चर में मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराया है। और अगर आप हमारे कोर्स को परचेस करके सारे वीडियोस को देखते हो ना, तो ये सारा चीज़ मैंने पढ़ाया है, मतलब एक एक चैप्टर को। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट है ना, तो यूनिट एंड मेजरमेंट का मैंने डेमो वीडियो तो डाला है अपने यूट्यूब पे, आप जाके चेक कर सकते हो। इसी फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का डेमो वीडियोस दिख जाएगा जो मैंने अपने ऐप में पढ़ाया है। उसी में से कुछ वीडियोस मैंने पब्लिक करा है यूट्यूब पे, आप डेमो देख सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, यूनिट एंड मेजरमेंट का मैंने बस एक वीडियो डाला है, लेकिन हमारे ऐप में यूनिट एंड मेजरमेंट का टोटली 7 वीडियो है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और उसका मैंने एकदम पूरा डिटेल में सारा कुछ कवर किया है। ऐसे ही हमने हर चैप्टर का सब कुछ डिटेल में कवर किया है, तो एक बार आप जाके ज़रूर चेक करें। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखना है तो आपको चेक करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्टेट डायमेंशन फार्मूला। आपको डायमेंशन फार्मूला बताना है, डायमेंशन फार्मूला, और इसका आपको इक्वेशन बताना है, जैसे MLT-2 होता है ना ये। व्हाट आर द यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ, इसका यूजेस बताना है, डायमेंशन इक्वेशन का यूजेस बताना है, और आपका उसका लिमिटेशन बताना है कि क्या लिमिटेशन होगा और क्या इसके यूजेस होते हैं, किसके, डायमेंशन इक्वेशंस के, ठीक है। डायमेंशन इक्वेशंस के क्या लिमिटेशन और क्या यूजेस है, ये आपको बताना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हुआ आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें आपको क्या होगा कि इसमें आपका 1-1 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको एक ही जगह पे लिख दिया है ना। तो 1-1 मार्क्स का इसमें MCQ बनेगा, क्या बनेगा, वो राइट फिजिकल क्वांटिटी विथ फार्मूला एंड डायमेंशन। मतलब ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन सब का आपको फार्मूला लिखना है और इन सब का आपको डायमेंशन लिखना है, ठीक है। जैसे इम्पल्स दे सकता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दे सकता है, फिर उसके बाद आपका पावर दे सकता है, उसके बाद आपका इधर से पोटेंशियल एनर्जी दे सकता है, ठीक है, उसके बाद आपका स्ट्रेस दे सकता है, स्ट्रेन दे सकता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन होता है, चार्ज दे सकता है, जबकि चार्ज आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस लेकिन फिर भी दे सकता है, ठीक है, कैपेसिटेंस दे सकता है, ये सब सेकेंड सेमेस्टर का है इसलिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल दे सकता है, रेसिस्टेंस दे सकता है, ठीक है, प्रेशर दे सकता है, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, ये आपका दे सकता है, ये हीट चैप्टर का है। हालांकि हीट इस बार डिलीट, मतलब पहले था सिलेबस में लेकिन अब डिलीट कर दिया गया, तो वो दे सकता है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ से पूछ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये एक मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इतने का डायमेंशन आप करके जाएं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपसे पूछ देगा कैलकुलेट एंगल ऑफ, आप ये भी चीज़ मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया है। कैलकुलेट एंगल ऑफ 1 डिग्री, एंगल आपको बताना है 1 डिग्री का। 1 आर्क सेकेंड का आपको, जैसे 1 आर्क सेकेंड होता है ना, इसमें डबल ऐसे सेकेंड दिखाते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और 1 आर्क मिनट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ये भी 1 से 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा नंबर ऑफ लाइट ईयर इन 1 मीटर, 1 मीटर में, ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ से तो बोल रहा है 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा हाउ मेनी मेट्रिक टन्स आर देयर इन टेराग्राम, टेराग्राम में कितने मैट्रिक टन्स होते हैं, ठीक है, टेराग्राम में कितने मैट्रिक टन्स होते हैं, ये आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन बार एंड टॉर, देखो दोनों प्रेशर का आपका ये होता है, ठीक है, यूनिट होता है। तो बार और टॉर में क्या कॉमन है दोनों में, ये बताना है आपको। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इन गीगामीटर, है ना। तो गीगामीटर में आपको क्या बताना है, आपको 1 लाइट ईयर का वैल्यू बताना है। जैसे 1 लाइट ईयर 3.26, मतलब ये होता है ना, ये क्या बोलते हैं, 1 पैरसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है ना। तो उसी तरीके से 1 लाइट ईयर में कितना गीगामीटर होता है, ये आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड स्टेट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बताना है और चेक करना है डायमेंशन कंसिस्टेंसी। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको डायमेंशन कंसिस्टेंसी चेक करना है किसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mb होता है, ठीक है। ये भी मैंने अपने वीडियो में क्वेश्चन एकदम कराया है, ये वीडियो लेक्चर में मैंने कराया है, ये तो अलग से इसका वीडियो बनाया ही है, लेकिन वीडियो लेक्चर में भी इसी के रिलेटेड आपको बहुत सारा मैंने डायमेंशन कंसिस्टेंसी कराया है। ये नहीं आएगा तो बहुत सारा मैंने कराया है, वीडियो में देख सकते हो आप। चलो एस्केप वेलोसिटी का आपको दे सकता है डायमेंशन कंसिस्टेंसी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है ये मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी क्लियर किया है, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कीपलर्स लॉ, सारा चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे यहाँ से पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या डिस्टिंग्विश है,
इसके मैंने एकदम बहुत ही अच्छे से नोट्स में भी लिखा है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। चलिए आता है 10वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद राइट द रूल टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए लगभग 9 से 10 रूल होते हैं, तो वो आपको बताना है। और कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे देने हैं, अगर मान लीजिए लॉन्ग में आ जाता है तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, उसके रूल्स बताने हैं और कुछ एग्जाम्पल्स दे देने हैं। मतलब आपको लॉन्ग आंसर करना है। तुम सोचोगे कि अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया और उसको मैं एक पेज या आधे पेज में लिख के आ जाऊँ और मेरे को नंबर मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज 2 पेज लिखना पड़ेगा, और वो बड़ा कैसे करना है वो आपको पता होगा। और अगर आप डिटेल में पढ़े हुए हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं आंसर को, लेकिन अगर आप डिटेल में नहीं पढ़े हुए तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाता है। बच्चों का ज़्यादातर रिजल्ट खराब होता है, क्योंकि वो लोग अभी जस्ट 10th के बाद या 12th के बाद डिप्लोमा में गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम में बैठेंगे। उन लोगों ने अभी तक 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन को देखा होगा, लेकिन डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो 8 मार्क्स का आएगा, 16 मार्क्स का आएगा। तो बच्चे सोचते हैं कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक पेज लिख दिया बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा ना, वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे 1 से 1.5 पेज का डिमांड करेगा कि भाई कम से कम बच्चा 1 से 1.5 पेज या 2 पेज लिखे उसके रिगार्डिंग, तो आपको मार्क्स मिलेगा। और बच्चे आधा पेज लिख के आते हैं और बोलते हैं सर मैंने तो सब अटैम्प्ट किया था, फिर भी मेरा मार्क्स बहुत कम आया, रिजल्ट बहुत ख़राब आया, मैं फेल हो गया। तो रीज़न यही होता है। तो आपको बस ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में पढ़ोगे तभी लिख पाओगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक नहीं डिटेल में किए हैं तो इन सब क्वेश्चंस को एक जगह लिख करके इनका डिटेल आंसर आप खुद से तैयार करें। मेरे हिसाब से यही रहेगा कि आप किसी के वीडियो पे भरोसा ना रखें, आप खुद से तैयार करें और तैयार करके अपना ये करें। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई आपको 649 का कोर्स लेना चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 649 का कोर्स आपको ले करके उसे कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया। PDF का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पहले आना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि व्हाट इज एन एरर। एरर क्या होता है ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर। एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है, फिर उसके बाद रिलेटिव एरर होता है, परसेंटेज एरर होता है। तो आपको उसके टाइप्स बताने हैं और कैसे एरर को एस्टिमेट करते हैं, मतलब कैसे एरर को फाइंड करते हैं, है ना। तो जब ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ गया तो आपको अपने से एक क्वेश्चन बना करके इसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, अगर आप एस्टिमेशन ऑफ एरर का खाली स्टेप लिख देते हो ना तो वो भी आधा पेज का होगा। ठीक है, अगर उसका खाली स्टेप लिख दो तो, और अगर मान लो एक क्वेश्चन को डील कर दो ना तो वो 1.5 पेज का तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो एरर का डेफिनेशन, टाइप्स, एस्टिमेशन लिखते लिखते आराम से 2 पेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में ये रहा, मतलब 10 क्वेश्चन टोटली मैंने बताया था यूनिट एंड मेजरमेंट से। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2 पे। तो देखो भाई चैप्टर 2 में आपको मोशन एंड फोर्स के बारे में पढ़ाई करना होता है, और मोशन और फोर्स में आपको सबसे पहले तो स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने अपने वीडियो में स्केलर और वेक्टर पे मैंने पूरा ऐसे एक प्रॉपर चैप्टर ही डाल रखा है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, डिफरेंस में सिंपली आप डिफरेंस लिख दो, कुछ एग्जांपल्स लिख दो, वेक्टर के एक लॉ के बारे में बता दो, तो 1.5 पेज का ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद आता है आपको इसमें से एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को डिफाइन कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर देंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर देना। ये दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी पूछ सकता है, और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस भी पूछ सकता है ना। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस पूछ सकता है, या स्पीड और वेलोसिटी का डेफिनेशन भी पूछ सकता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है ये पूछ सकता है। तो बेसिकली एक या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिला के 5 पूछ देगा, तो ये एक बड़ा 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको प्रूव करने आ सकता है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली अल्सो बाय कैलकुलस मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तरह के होते हैं, जैसे ये होता है एक v = u + at। ठीक है, दूसरा होता है s = ut + ½ at²। ठीक है, और तीसरा होता है v² = u² + 2as। तो ये 3 इक्वेशंस होते हैं। इन तीनों इक्वेशंस को आपको ग्राफिकल से भी प्रूफ करना है ना। इसको आपको ग्राफिकल से भी प्रूफ करना है, ये ग्राफिकल से भी आप इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली, और इसको कैलकुलस मेथड से भी आप प्रूफ करेंगे। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है भाई, ग्राफिकल भी आ सकता है, कैलकुलस भी आ सकता है। कि ग्राफिकल के लिए ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, कैलकुलस के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। कैसे कैसे देखो, ग्राफिकली प्रूव करना है और बाई कैलकुलस मेथड आपको इसको प्रूव करना है।
ठीक है। और इसमें एक और डेरिवेशन आता है जिस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय nth सेकेंड। nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसके लिए आपको इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर बी है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप एकदम देख करके जाएंगे, पढ़ करके जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे इस ये वाला जो क्वेश्चन है ये फोर्स से क्वेश्चन आ गया। फोर्स में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इम्पल्स, डिफाइन करो इम्पल्स को और इम्पल्सिव फोर्स को। इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स देखने में लगता है एक जैसा, लेकिन ये दोनों अलग है और इन दोनों का आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है। तो इन दोनों का एग्जाम्पल नहीं, एप्लीकेशन आपको बताना है, मतलब कि इनका कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज होता है किसी चीज़ में, आपको इसको बताना है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स को इम्पल्स कहते हैं और जब वो फोर्स टाइम के साथ देखते हैं तो वो इम्पल्सिव फोर्स हो जाता है ना। चलो आगे बात करते हैं। डिफाइन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपको बताना है। और स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोमेंटम क्या होता है, इसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टेट करना है पहले, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले स्टेट करना, उसको बताना है कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, और उसको आपको प्रूव करना है, प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेगा। और इसमें देखो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, ये आपके स्कूल में मतलब कॉलेज में भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। ये क्या है देखो, इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे मान लो एक बॉल है, ठीक है, और ये इनिशियली कुछ वेलोसिटी से चल रहा है और ये बॉल भी इनिशियली कुछ वेलोसिटी से चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ये बॉल में आपस में क्या हुआ, कोलिजन हो गया, मतलब ये बॉल आपस में क्या हुआ, टकरा गया ऐसे, ठीक है। और टकराने के बाद फिर ये अपने अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगा, मतलब इसका वेलोसिटी अलग हो गया और इसका वेलोसिटी अलग हो गया, ठीक है। तो मान लो ये वाला जो है ना, ये आपका मान लो u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये वाला जो है u2 वेलोसिटी से जा रहा है, और यहाँ जब टकराया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये दोनों का जो मोमेंटम है, मतलब ये दोनों का जो फोर्स है इक्वल हो जाएगा। अब फिर ये वाला जो वेलोसिटी आ जाएगा ये v1 वेलोसिटी हो जाएगा और ये वाला जो वेलोसिटी हो जाएगा v2। तो इसमें आपको प्रूव करना रहेगा कि m1u1 प्लस m2u2, ठीक है, इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। मतलब कि वही इनिशियल टोटल मोमेंटम, मतलब इनिशियली में जितना टोटल मोमेंटम था वो और फाइनल टोटल मोमेंटम आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे, इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा होता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसको देखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं आपसे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्सप्लेन द मोशन ऑफ लिफ्ट। आपको लिफ्ट का जो मोशन होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। उसके केसेस होते हैं, है ना, उसमें एपरेंट वेट का केस होता है तो वो आपको देख लेना है। और एक्सप्लेन रिकॉयल ऑफ गन। जो गन हम चलाते हैं, गन जब हम फायर करते हैं तो उसके पीछे एक बैकवर्ड फोर्स लगता है जो कि न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से लगता है, तो वो आपको देखना है, रिकॉयल ऑफ गन और मोशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे आप। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 देखो, हर चैप्टर से मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखो फोर्स एंड मोशन से मैंने 6 लिया। यूनिट एंड मेजरमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर था जिसमें मैंने MCQ और लॉन्ग दोनों कवर किया, तो मैंने 10 क्वेश्चन लिया। आप ये मत सोचना कि सर आप बहुत क्वेश्चन बता दिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, आप तो सारा क्वेश्चन बता ही दिए, तो ऐसा नहीं है भाई। मैंने 10 क्वेश्चन बताया जिसमें MCQ भी कवर किया और सब्जेक्टिव भी कवर किया, है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन दिया मैंने, और चैप्टर 2 में बस 6 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। और ग्रेविटेशन में देखो सबसे पहला चीज़, ये तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपको बताना है, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताना है विथ इट्स ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट के साथ आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताना है। तो इसका भी डेरिवेशन वगैरह आप सब कुछ करोगे ना तो ये भी 1-1.5 पेज का हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आपको पता है तो अभी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब हमारे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ग्रेविटेशन के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन आएगा। क्या है, स्टेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताना है, जो स्मॉल g होता है, ठीक है। और उसका वेरिएशन आपको बताना है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहाँ कहाँ पे वेरिएशन बताना है, एक तो बताना है अल्टीट्यूड मतलब कि हाइट पे, एक बताना है गहराई जबकि डेप्थ पे, और एक जब रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, अर्थ जब रोटेट करता है तो उसके जी में क्या वैल्यू चेंज होता है, और एक जब अर्थ का शेप चेंज होता है ना, जैसे नॉर्थ पे मतलब इक्वेटर और पोल पे दोनों पे इसका शेप चेंज होता है अर्थ का,
तो शेप चेंज होने पे क्या होता है, रोटेशन पे क्या होता है, डेप्थ पे क्या होता है, अल्टीट्यूड पे क्या होता है ना। मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे टीचर्स का भी सजेशन है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह स्नैप टेस्ट में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को करके ही जाएंगे। ये ग्रेविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट मत करना, पढ़ के जाना। चलो आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसी का बात हो रहा है कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच पे, वो अगर उसके मास को, एक मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मतलब एक जो मास है कोई भी, जैसे दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे सपोज दैट ऐसे समझो, एक ऑब्जेक्ट है ये और दूसरा ऑब्जेक्ट है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने थोड़ा बहुत जानते होगे, जो जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये दूसरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो इसका मास मान लो m है और इसका मास मान लो m, इसका मास m2 है, इसका मास मान लो m1 है, ठीक है, और इसके बीच में मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस है r डिस्टेंस, सपोज दैट, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि क्या होगा अगर इसके मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मतलब इसमें से कोई एक मास को, वन ऑब्जेक्ट के मास को, वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मतलब इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट के मास को हम क्या कर दे, डबल कर दे, मतलब ये वाला जो मास है ना ये डबल हो जाए, मतलब ये 2m1 हो जाए, ठीक है। और अगर सपोज दैट ये भी m था और ये भी m था, तो ये 2m हो जाएगा और ये m ही रह जाएगा। तो बताइए उस केस में फोर्स पे क्या चेंजेस आएगा, या फिर इसके डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट को डबल या ट्रिपल कर दे तो क्या होगा, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस को डबल या ट्रिपल कर दे, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, इसको हम क्या कर दे, डबल, मतलब ये डिस्टेंस को डबल, ये जो r है इसको डबल या ट्रिपल कर देगा। तो मतलब ये केसेस पूछ रहा है आपसे कि अगर मास को हम डबल कर दे तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस को हम डबल या ट्रिपल कर दे तो क्या होगा, और अगर मास और डिस्टेंस दोनों को डबल कर दे तो क्या होगा। देखो, है ना, इफ़ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, मतलब ये दोनों जो मास है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर दे, हम डबल कर दे तो क्या होगा। तो मतलब ये केस है और एक तरह का समझिए तो ये डेरिवेशन ही है, लेकिन एक टाइप है, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ डेरिवेशन है। तो ये भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन भी चांसेस है कि आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ के जाएंगे, पढ़ा के जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 में। ग्रेविटेशन का भी आपने देख लिया, बहुत ही कम क्वेश्चन था। चलिए चैप्टर नंबर 4 में हम लोग बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपसे पूछेगा सबसे पहले इलास्टिसिटी जो चैप्टर है, ठीक है, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में सबसे पहले आपसे पूछेगा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी बॉडी या फिर इलास्टिक बॉडी किसको कहते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है, सब एक एक मार्क्स का डेफिनेशन है। प्लास्टिक बॉडी किसको कहते हैं, ठीक है, और इलास्टोमर्स क्या होता है, ये डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा डेफिनेशन इलास्टिसिटी में आपसे नहीं पूछेगा, तो इन सब का डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, इतना इनफ है इलास्टिसिटी के डेफिनेशन पार्ट के लिए। चलिए आगे देखते हैं, आपसे यहाँ पे आएगा स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, है ना, जैसे होता है ना स्ट्रेस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना, बल, फिर उसके बाद आपका शियर स्ट्रेस जिसको कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, 3 तरह के होते हैं स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शियर, है ना। तो ये तीनों स्ट्रेस के आपको टाइप्स पढ़ लेने हैं। और स्ट्रेन के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे उसमें भी वही है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। तो तीनों टाइप्स आपको पढ़ लेने हैं स्ट्रेस के, और इसका फार्मूला ही बनता है, इसका डायग्राम भी बनता है। अगर तीनों टाइप लिखोगे तो 1.5 पेज तो ऐसे ही हो जाना है, ये दोनों को मिला दोगे तो 2 पेज तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख के जाना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे यहाँ से पूछेगा हुक्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज़ हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ देखने में नाम से लग रहा बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। इसका सिंपल अगर यहीं पे डेफिनेशन लिखे ना तो क्या है, विद इन एन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के। तो विद इन एन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। सीधा सीधी बात, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हुक्स लॉ से 3 चीज़ निकल के आता है, एक आता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है, दूसरा आता है बल्क मॉडुलस, ठीक है, और तीसरा आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको शियर मॉडुलस भी कहते हैं। तो इन तीनों का आपको डेफिनेशन बताना होगा। और ये जो यंग्स, बल्क और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, अल्फा, बीटा और गामा का जो, तो इसके बीच में आपको एक रिलेशन बनाना होगा। और इसका रिलेशन आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने भी वीडियो में कराया है। तो ये रिलेशन आपको दिखाना होगा कि इसके रिलेशन क्या होते हैं, है ना। तो पहली बात तो हुक्स लॉ बताना है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और इसके रिलेशन। तो ये भी अगर आप बनाओगे ना पूरा तो 2 पेज तो ऐसे ही हो जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आया ये क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले नहीं आया है ये क्वेश्चन, लेकिन इस बार मेरे को चांस लग रहा है कि दे सकता है, मे बी, ठीक है।
और इसमें आपको अलग अलग टाइप्स बताने, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है ना, उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे सबसे पहला चीज़ होता है उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट किसको कहते हैं, ठीक है, इलास्टिक लिमिट किसको कहते हैं, यील्ड पॉइंट किसको कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट किसको कहते हैं, है ना, और परमानेंट सेट किसको कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन किसको कहते हैं। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना, सारा मेरे वीडियो में पढ़ाया हुआ है, बाकी आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। बोल रहा है कि स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है एज़ कम्पेयर टू रबर, ऐसा क्यों, तो इसके पीछे का आपको रीज़न लिखना है। फिर उसके बाद आपको अलग अलग टर्म्स को डिफाइन करना है, जैसे वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, ये डिप्लोमा का आया हुआ क्वेश्चन है। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ठीक है, ये तीनों चीज़ मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये तीनों चीज़ आपको देखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो लास्ट चैप्टर आपका बन रहा है वो है प्रेशर। प्रेशर में आपसे पूछेगा डिफाइन प्रेशर, प्रेशर क्या होता है भाई, डिफाइन कर दो। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं ये बता दो, ठीक है। और राइट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता दो प्रेशर का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये बता दो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, प्रेशर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आप अपने से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आपसे पूछेगा डिफाइन एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद गैग प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपको बताना है, गैग प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर के रिलेशन में देखा जाता है ना, और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। तो ये सारा चीज़ भी मैंने वीडियो में बता रखा है, ये चीज़ को आप देखें, एब्सोल्यूट प्रेशर, गैग प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। और यही आपका प्रेशर से 2 क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। देखो अगर आपके सिलेबस में हीट रहता, हीट वाला जो चैप्टर था, हीट और साउंड अगर रहता तो कुछ क्वेश्चंस बढ़ सकते थे, लेकिन हीट और साउंड इस बार आपके सिलेबस में दिया गया था, ठीक है, ऐसा नहीं है, दिया गया था। मैं झारखंड बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ, तो हीट और साउंड दिया गया था, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया, है ना, इसको फाइनली डिलीट कर दिया गया। तो बहुत बच्चे इस चीज़ को भी लेके वरी हैं कि सर हीट एंड साउंड पढ़े या नहीं पढ़े। तो मेरा आप लोग से यही सजेशन रहेगा कि पहले आप ये प्रेशर तक को कर लो, है ना, प्रेशर तक जो भी है ये सबको आप पढ़ लो, अपने आप को पहले सेफ जोन में लेके चल जाओ, ठीक है। उसके बाद भी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम हीट एंड साउंड पढ़ लो। और हीट एंड साउंड का मैंने मेरे चैनल मतलब मेरे ऐप में आपको हीट का 3 या 4 वीडियो आपको मिलेगा हीट का, और 1 वीडियो होगा साउंड का। तो मतलब अगर आप 5 वीडियो देख लेते हैं ना, तो हीट एंड साउंड से कितना भी क्वेश्चन आ जाए आप सब डील कर लोगे। तो अगर आपको डर लग रहा है तो हीट एंड साउंड मतलब आपको लग रहा है कि सर हीट और साउंड भी आ सकता है, तो आप मेरे ऐप से आप हीट एंड साउंड आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने सारे टीचर से पूछा तो कुछ कॉलेज में ऐसा बोल रहे हैं कि सर हमको भी क्लियर पता नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी, और कुछ कॉलेज में बोल रहे हैं कि सर नहीं आएगा, ठीक है। और फिर मैंने क्वेश्चन बैंक देखा तो क्वेश्चन बैंक में भी हीट और साउंड का क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है ना, हीट एंड साउंड का क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक। तो इस हिसाब से लग रहा है कि ऑफिशियली ऐसा शायद किया गया है कि प्रेशर तक ही रहे, है ना। तो आप प्रेशर तक पहले अपने आप को पढ़ लो, अपने आप को सेव कर लो, बाकी फिर बाद में अगर टाइम बचता है तो हीट एंड साउंड के लिए मूव करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोर्स परचेस करने का मन है तो परचेस कीजिएगा, अदरवाइज कोई यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।